कमलापुर गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं। रमेश एक किसान है और सुरेश फैक्ट्री मैनेजर का काम करता है। रमेश के परिवार में उसकी 3 बेटियां हैं। अंजलि, जिसकी शादी हो चुकी है, दूसरी बेटी महक, जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है, और तीसरी बेटी प्रिया, जो अभी पढ़ाई कर रही है, और पत्नी कविता है। और सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी कोकिला, 2 बेटे और 1 बेटी, जिसकी शादी हो चुकी है, राहुल, जो शहर में काम करता है, और रघु, जो बेरोजगार है। एक दिन रमेश और सुरेश एक शादी में मिलते हैं। कैसे हो सुरेश? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद मिले, कहाँ थे? अरे क्या बताऊँ, मेरे बेटे राहुल के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। यार रमेश, क्यों ना हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। अरे हाँ, पक्का समझो। एक बार लड़के और लड़की मिलवा देते हैं। हाँ, वो जिसके साथ शादी कर रहे उसे एक बार देखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। कुछ दिनों बाद राहुल और महक मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। शादी का मुहूर्त अगले 6 महीने बाद का होता है। शादी के 2 हफ्ते पहले राहुल अपने बॉस को शादी का कार्ड देने जाता है। राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट किया और तुम्हारा प्रमोशन भी करवाया। किस लिए? अगर कोई और जगह तुम काम करते तो इतनी ऊपर नहीं आते। आप ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम किसी और से शादी कर रहे हो। पर मुझे ये नहीं पता था। तो अब तुम्हारा फैसला क्या है? लेकिन मेरी शादी तो अभी 2 हफ्ते में ही है। मुझे कुछ नहीं पता। राहुल चुपचाप वहां से चला जाता है और 2 दिन सोचने के बाद वो महक को मिलने के लिए बुलाता है। महक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ, ये शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? नहीं, मुझे कोई और पसंद है। क्या तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था शादी को। अभी 1 हफ्ता ही बाकी है और आप शादी तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। महक रोते हुए घर जा रही होती है, तभी वहां रघु आता है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये तुम तुम्हारे भाई से पूछो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे भाई ने शादी करने से मना कर दिया है। साफ साफ बताऊं, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें कोई और पसंद है। देखो, मैं अभी तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और भाई से मैं बात करूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। देखो, मुझे तुम अपना दोस्त समझो। चलो अभी तो। रघु महक को घर छोड़ने के बाद अपने घर जाता है। कहाँ है आपका बेटा? क्या हुआ? पिताजी, आपको पता है आपके बेटे ने क्या किया है? क्या किया है उसने? हमें कुछ नहीं पता। आपके बेटे ने शादी तोड़ दी है। देखो रघु, शादी को 1 हफ्ता ही है। ऐसा मजाक मत करो बेटा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी वहां राहुल आता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने शादी करने से मना कर दिया। मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ पिताजी। लेकिन क्यों? मुझे कोई और पसंद है। तो ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी ना। ये तुम क्या बोल रहे हो? शादी को सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। देखो, मेरी जिंदगी है। मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। आखिर मेरे भविष्य की बात है। अरे क्या मुंह दिखाएंगे हम लड़की वालों को, और लोग क्या कहेंगे? आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, अपने बेटे की नहीं। लेकिन बेटा, बस मैं आप लोगों के लिए अपने भविष्य को क्यों खराब करूं? मैं अपना फैसला कर चुका हूं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। आपको जो करना है वो कर लीजिए। अच्छा, तो ये बात है, मेरा भी फैसला सुन लो। या तो शादी कर लो या फिर निकल जाओ मेरे घर से। राहुल घर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन सुरेश उसके परिवार के साथ रमेश के घर माफी मांगने के लिए जाता है। कैसे हो सुरेश? कैसे आना हुआ? यार रमेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बोलो, अब तो हम समधी हैं। मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? देखो रमेश, मुझे माफ कर दो। ये शादी नहीं हो सकती। देख भाई, मजाक मत कर। मैं सच बोल रहा हूँ। चल बाहर चल के बात करते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे माफ कर दो। लेकिन क्यों? क्या हुआ? हमसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं, मेरी परवरिश में गलती हुई है। मेरे बेटे ने शादी करने से मना कर दिया है। शादी को 1 हफ्ता ही है और तुम लोग, क्या मेरी ही बेटी की जिंदगी मिली थी तुम्हें बर्बाद करने के लिए? मुझे माफ कर दो। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा?
घर के आंगन में रघु और महक मिलते हैं। हमें माफ कर दो, मेरे भाई की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं, तुम माफी मत मांगो। मुझे पता है तुम्हारा इससे बहुत दिल दुखा होगा। रघु, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या ये तुम क्या बोल रही हो? इतना कहकर महक वहां से चली जाती है। तभी वहां रघु आता है। अगर किसी को एतराज ना हो तो मैं शादी करूंगा। हाँ, ये शादी मैं करूंगा। फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। चलिए पिताजी। सुरेश और रघु वहां से चले जाते हैं। रमेश अपने परिवार के साथ बातचीत करने के बाद शादी के लिए राजी हो जाते हैं। बड़े ही अच्छे से रमेश और सुरेश अपने बच्चों की शादी करवाते हैं, लेकिन रघु की माँ इससे खुश नहीं थी। शादी के अगले दिन, माँ जी, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। महक को घर में कोई इज्जत नहीं देता। रघु 2 बजे तक सोया रहता है। कुछ हफ्ते बाद महक का बाप और रघु रास्ते में मिलते हैं। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और महक कैसी है? हाँ, वो भी ठीक है। कुछ काम कर रहे हो या नहीं? नहीं अंकल। देखो, मेरे दोस्त का पेपर के कारखाने में मैनेजर का काम है। मैंने उससे बात की है, सैलरी भी अच्छी है। तुम बस काम पर लग जाओ। देखिए अंकल, मुझे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी इतना कहकर रघु घर आ जाता है। अगले दिन रघु 25,000 रुपये लेकर आता है और महक को घुमाने के लिए ले जाता है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? हाँ, ऐसे ही। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? मेरा एक दोस्त है जो अमीर है, मैं उसे बिजनेस आइडिया देता हूँ, उसके बदले में वो मुझे पैसे देता है। तो तुम खुद का बिजनेस क्यों नहीं करते? अरे नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा, और उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। मैं तुम्हें पापा के पास से पैसे लाकर दूंगी। मुझे तुम्हारे पापा के पैसे नहीं चाहिए। तुम फायदा होने के बाद वापस लौटा देना। नहीं। तो अब चलें? रघु को जैसे ही पता चलता है कि महक के साथ घर में क्या बर्ताव हो रहा है, तब वो अपने बिजनेस के पैसे जमाना शुरू करता है। वो कारखाने में काम पर जाने लगता है। एक दिन सुरेश की तबीयत खराब हो जाती है। रघु सुरेश को अस्पताल में भर्ती कराता है। देखिए, इनके इलाज में और खर्चा होगा, जल्दी से पैसे जमा कीजिए। जी डॉक्टर साहब, पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगे। तुम पहले रकम जमा करवा दो। रघु अपने जमा किए पैसे से इलाज करवाता है। 2 दिन बाद राहुल हॉस्पिटल आता है और सारा खर्चा करता है। 1 हफ्ते बाद सुरेश को घर ले आते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। तू यहाँ क्यों आया है? बस 1 हफ्ते के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए, प्लीज। ठीक है, लेकिन मैंने तुझे माफ नहीं किया। तुम इतनी काबिल हो, लेकिन तुमने उस नालायक से शादी क्यों की? वो जैसे भी है, धोखा तो नहीं देते। तुम में दिमाग नहीं है क्या, जो बेरोजगार से शादी कर ली? बेवकूफ। वो जैसे भी है, मेरे लिए ठीक है। हाँ, वैसे भी तुम गरीबों को तो आदत है। हम गरीब हैं, जैसे भी हैं, खुश हैं, और मैंने तुम्हारी तरह पैसे के लिए शादी नहीं की। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। देखो तो, तुम्हारे पास पैसे होते हुए भी तुम लोग खुश नहीं हो। पहले तुम अपना देखो। सुनीता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है। एक दिन जब महक उसके मायके गई थी, तभी सुनीता राहुल के पैसे लेकर महक के रूम में रख देती है। मेरे 5 लाख रुपए चोरी हो गए। एक काम करते हैं, सारे घर में ढूंढते हैं। 5 लाख रुपए महक के कमरे से मिलते हैं। रघु, तुमने मेरे पैसे चुराए। मुझे पैसे ही चाहिए होंगे तो मैं मांग लूंगा ना। मुझे पता है तुम मुझसे जलते हो, तभी तुमने पैसे चुराए हैं। हमसे जल कर तुम्हारी बीवी ने तो नहीं किया। अपनी हद में रहिए भाई, महक को बीच में मत लाइए। कुछ ज्यादा ही बहस होने की वजह से सुरेश उनकी चोरी के लिए रघु और महक को घर से निकाल देता है। महक, तुम अपने पापा के पास चली जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकोगे? तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ आऊंगी। ठीक है, तुम यहीं पर बैठो, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। रघु अपने दोस्त के पास जाकर उसे कुछ पैसे उधार लेता है और किराए पर घर लेता है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ऐसे घर में रहना पड़ रहा है। तुम माफी मत मांगो, और वैसे भी ये घर मुझे पसंद है। रघु को एहसास होता है और उसे समझ आता है कि पैसे कमाना कितना जरूरी है। अगले दिन से रघु अपने काम पर जाने लगता है और उसके आइडिया के लिए पैसा जमाना शुरू करता है। कुछ महीनों बाद रघु खुद का तेल का कारोबार शुरू करता है। देखो तो, तुम्हारे भाई ने तेल की दुकान खोली है। हाँ हाँ, ये भी किसी के पैसे चुरा कर ही खोली होगी। राहुल रघु को ताने मारकर चला जाता है।
रघु जुआ खेलने के लिए सुनीता के पैसे चुरा लेता है। मेरे पैसे कहाँ गए? क्या हुआ सुनीता? मेरे 2 लाख रुपए नहीं मिल रहे। यहीं कहीं होंगे। आखिर कहाँ जाएंगे तुम्हारे पैसे? क्या पता, तुम्हारे माँ बाप ने चुराए होंगे। अपनी हद में रहकर बात करो। धीरे धीरे रघु का कारोबार चलने लगा। 6 महीने बाद रघु खुद का एक बड़ा गोदाम खोलता है, जहां से सारे गांव में और आसपास के गांव में तेल जाता था, और रघु ने नया घर भी ले लिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल को जुए की लत लग जाती है और इस वजह से सुनीता भी घर छोड़कर चली जाती है। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मरने का इतना ही शौक है तो मर जाओ ना। बेशरम, तेरी वजह से घर में 1 रुपया नहीं है। सुनिए, कोई है? जी बोलिए। आपको ये घर खाली करना होगा। ये आप क्या बोल रहे हो? ये घर मेरा है। जी नहीं, आपके बेटे ने ये घर हमें बेच दिया है। क्या? सुरेश और उसकी पत्नी राहुल की वजह से सड़क पर आ जाते हैं। तभी वहां पुलिस आती है। अरेस्ट कर लो इसे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इसके ऊपर उधार के पैसे न चुकाने का और जुआ खेलने का केस है। इसे हमें अरेस्ट करना होगा। सुरेश और उसकी पत्नी भूखे प्यासे पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। तभी वहां से रघु का दोस्त गुजर रहा होता है। वो ये देखकर जाके रघु को बताता है। ये सुनकर रघु अपने माँ बाप को लेने जाता है। हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। रघु उन्हें घर ले आता है। हमें माफ कर दो बेटी। माँ जी, आप माफी मत मांगो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमसे गलती हो गई। ये सब छोड़िए माँ जी, और वैसे आपको अभी और परेशान होना है। क्या मतलब? आप दादी बनने वाली हैं और आप दादा। 1 हफ्ते बाद बेटा राहुल जेल में है। देखिए, मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। ऐसा मत कहो बेटा, तुम मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? सुरेश के बार-बार समझाने के बाद रघु राहुल को जेल से निकालता है। कैसा है मेरे भाई? आप मुझे भाई मत बुलाओ। मुझे माफ कर दे। आपने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। देख, ऐसा मत कर भाई। मेरी बात सुन लीजिए, आइंदा जिंदगी में अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गया? इतना कहकर रघु वहां से चला जाता है। सभी लोग खुशी से रहते हैं। रघु सुरेश का पुराना घर वापसी से खरीद लेता है।